हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपको चैप्टर 2 का एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कराऊंगी। मैंने पूरे लेसन्स को पढ़ा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन आंसर का नंबर है, जो कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बुक के साथ आंसर शीट भी दिखाऊंगी और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊंगी। उसको आप जरूर देखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्पज से वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। और मेरे इंफॉर्मेटिव सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख सकते हैं। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करेंगे और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको मूव कराती हूँ। ये हमारे टोटल जो है कितने हैं, 15 क्वेश्चन इसमें है ऑलमोस्ट। तो मैंने उसका अलग से एक पीपीटी बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, टोटल इसमें 15 है, तो वो हम देख लीजिए, उसको हम करेंगे। तो मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो मैंने पीपीटी बनाया है। तो ये हमारा पीपीटी है जो मैंने बनाया है। क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 चैप्टर 2। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 10 होगा। रेड लिटमस ब्लू को कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन करते हैं। तो बेस का बेसिसिटी 7 ऑनवर्ड होता है। 7, 8, 9, 10 वगैरह बेसिक के लिए होता है। और ये सारे एसिडिक कैरेक्टर 5, pH 4 और 1 वाला एसिडिक दिखाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा 1 वाला एसिडिक है। अगला है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर का जब भी टेस्ट होगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी ही आएगी। ठीक है। और इसमें क्या है? सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अ सॉल्यूशन कंटेन इसको हम जरा देख लेते हैं। ये टाइपिंग में लग रहा है। तो HCl होगा, क्योंकि HCl वहां पे जो है रिएक्शन में यूज होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है HCl में। तो इसमें कंफ्यूज कराने के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जिस पे ध्यान नहीं देना है। और हम अगला है 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution, मतलब कि NaOH को 20 ml लिया, of the amount of HCl solution, तो अमाउंट कितना होगा HCl का? ठीक है। जब 10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए था, तो 20 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 ml चाहिए होगा। ये तो सिंपल मैथ है। अगला है Which one of the following types of medicine is used to treating indigestion? तो इसमें एंटा एसिड होगा। ये तो आपको पता ही है कि एंटा एसिड होता है। पांचवा क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल लिया हमने, डाइल्यूट HCl लिया हमने। तो आपने देखा जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा रिएक्शन है और ये इसका इक्वेशन है। फिर मैग्नीशियम लिया और जो है फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना और फिर से हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरह एल्युमिनियम लिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो फिर से हाइड्रोजन का गैस निकला, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का इसमें है कि ये सारे जो है मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। आयरन भी ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज वाला मेरा वीडियो देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में रखा है। वो कोडवर्ड मैंने लिखवाया है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्राइड लर्निंग हाउ कॉपर मस्ट सेव गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये आप मेमोराइज कर जाइए। इसमें आप देखेंगे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी हो गया मैग्नीशियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए, और ज़ेब्रा, तीनों हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। आई, आयरन के लिए आई आ रहा, आई ट्राइड लर्निंग हाउ H के लिए, हाइड्रोजन के लिए मैंने दिया है। तो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे तो ये सारा आप सॉल्व कर पाएंगे, तो आप उसको जरूर लर्न कीजिए। तो ये बना, आयरन के साथ भी हुआ तो HCl निकला। तो हाइड्रोजन गैस जो है रिमूव हो गई जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। छठा क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। क्यों? क्योंकि
ये दोनों जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन आयन नहीं निकलता है, तो इसी वजह से ये एसिड नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, टेक अ कॉर्क विद 2 नेल फिक्स ऑन इट, कीप दिस कॉर्क इनसाइड अ बिकर, कनेक्ट द नेल टू द बैटरी से हम करेंगे, कॉर्क में नेल लगा उसको बैटरी से, बल्ब एंड की एज शोन इन। नाउ मैं डायग्राम ड्रॉ करना भूल गई हूँ। नाउ ऐड इथेनॉल, ये आपके बुक में भी डायग्राम होगा, आप इसको कर लीजिएगा। नाउ ऐड इथेनॉल इन इट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इथेनॉल आपका अल्कोहल हुआ। तो उसके बाद हम देखेंगे और रिपीट द सेम सेटअप फॉर ग्लूकोज के लिए भी ऐसा ही सेटअप करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी जब पास नहीं हुई क्योंकि हाइड्रोजन आयन में वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और अल्कोहल भी एसिड नहीं दे रहा है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन, हाइड्रोजन तो है बट दे डिसोसिएट नहीं हो रहा है। इसके बाद है, जब अगर ये बल्ब आपका ग्लो कर जाता तो मतलब हाइड्रोजन आयन उसमें था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा है। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर एंड इट डज नॉट फॉर्म आयन, वेयर एज रेन वाटर कंटेन इम्प्यूरिटी और एसिड्स। एसिड रेन होता है ना, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। Then when dissolve in water, hence no ion is distilled water, और डिस्टिल वाटर में कोई एसिड नहीं होता है तो आयन भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता है। और डिस्टिल वाटर को हम कहाँ यूज करते हैं? अपने घर में इन्वर्टर में करते हैं कि उसमें करंट ना आ जाए। ठीक है, और अगला है वाई डज, अगला हमारा है वाई डज। अब मैं जरा पेन भी निकाल लूं, मैं ये भूल जाती हूँ बीच बीच में। अगला है व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक नेचर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर में वो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। एसिड रिलीज H plus ion in the presence of water only, on dissolving in water acid release H plus ion. In absence of water acid do not produce H plus ion. सबका एक ही आंसर है, इसी वजह से वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। अब हम इसको जरा क्लियर कर ले। अगला हमारा है ये वाला, हाँ 6-7 तक हो गया था। 9-5 सॉल्यूशन A B C D and D when tested with universal indicator TH 4 1 11 7 9 आया। तो जिसका 4 आया तो देखो वो एसिडिक हो गया, ठीक है। और B स्ट्रॉन्ग, B आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन के लिए, C लिखना है स्ट्रॉन्गली एसिडिक के लिए, और वीकली D वीकली एसिडिक, वीकली अल्केलाइन E। ठीक है, तो इसको हम A का पीएच कितना है? 4 है, तो ये तो एसिडिक थोड़ा कम है क्योंकि पीएच जिसका 1-2 होता है तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक कैरेक्टर नीचे आने में इंक्रीज करता है, मतलब 1 ज्यादा एसिडिक है 5 से। B विथ पीएच 1 इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये कैटेगरी दिया हुआ इसमें करना है। B क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। C क्या है? pH 11 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होगा क्योंकि एल्केलाइन कैरेक्टर आपका बढ़ते जाता है 8 के बाद। ये मेरा वीडियो आप पीछे भी देख लेंगे। D with pH 7 न्यूट्रल है, जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल है। E with pH 9 इज वीकली अल्केलाइन, बहुत कम एल्केलाइन है। 9 के बाद है एल्केलिटी बढ़ते जाती है, तो हमने ये कैटेगराइज कर लिया। और pH इंक्रीज ऑर्डर में जो है इसकी कोई वो नहीं है। pH किसका? pH जो है सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के फेवर में। तो जो ज्यादा एसिडिक है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, तो B जो ज्यादा पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए हाइड्रोजन आयन, तो सबसे कम वाला जिसमें पीएच है, जिसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम है, उसको पहले लिखेंगे। तो सी को हमने पहले लिखा क्योंकि इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन है। फिर उसके बाद ई को लिखा क्योंकि ई में भी हाइड्रोजन आयन कम है क्योंकि ये बेस है। फिर उसके बाद डी का न्यूट्रल ही है। उसके बाद ए को लिखेंगे, ए जो है वीकली जो है एसिड है, मतलब ए भी कम एसिडिक तो है बट कम है, हाइड्रोजन आयन अभी भी कम है, पर बी में हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहले कम को लिखा फिर ज्यादा को लिखा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारे बी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। उसके बाद है equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid
एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। आपको पता है, बार बार मैं बता रही हूँ, मैंने सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया है, जो आपको एसिटिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है जो वीक एसिड होता है, और H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड है, मेटलिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, तो इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। In test tube A, hydrochloric acid is present, which is strong acid is compared to acetic present in test tube B. The freezing occur more vigorously in test tube A as HCl is strong and dissociate completely into H plus and Cl ion for the reaction. ठीक है, अब इसमें आपको दिया इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए बाय एसिटिक एसिड। एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, तो मैग्नीशियम रिबन के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम जो आपका वो था, वो क्या था, मैग्नीशियम आपका क्या था, रिबन के फॉर्म में था, और HCl क्या था, आपका एसिड था। कैसा एसिड था ये आपका नॉन मेटल का एसिड था, मतलब कि इसको क्या इनऑर्गेनिक एसिड था। इनऑर्गेनिक एसिड जो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक से, और CH3COOH कार्बन इसमें है, तो ये ऑर्गेनिक, कार्बन वाले जो भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए वीक है। तो जब मैग्नीशियम रिबन में हमने HCl डाला तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकली, क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मेटल जो है, HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलती है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे आएंगे। फ्रेश मिल्क हैज pH 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इन टर्न्स इन कर्ड? pH ऑफ मिल्क विल डिक्रीज, क्योंकि दही में pH खट्टी होती है, तो दही में एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए pH उसका कम हो जाएगा। When it turn into curd due to formation of lactic acid, बन जाता है उसके अंदर, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो हम ये लिख लेंगे। अगला है, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk, क्योंकि फ्रेश मिल्क स्लाइटली एसिडिक हो जाता है स्लाइटली, तो बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए pH is shifted to alkaline so that milk does not spoil by becoming sour by releasing lactic acid। तो इसलिए डालते हैं कि pH जो है थोड़ा सा अल्केलाइन हो जाए बेस डालने से, क्योंकि उसका भी मिल्क का pH अगर 6 है, थोड़ा सा डाल दिया तो 7-8 की तरफ चला जाएगा, तो थोड़ा बेस हो जाएगा और खराब जल्दी नहीं होगा। Milk is made alkaline by adding baking soda and the lactic acid form will get neutralized। और जब बेकिंग सोडा डालेंगे हम उसमें, तो जो लैक्टिक एसिड जो कि खराब करता है, जो दही बनने में हेल्प करता है या उसको खराब करने में रिस्पॉन्सिबल है, वो जब बेकिंग सोडा के साथ मिक्स होगा तो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और हमारा दूध जो है लंबे टाइम तक टिका रहेगा। Therefore will take a little more time to set become acidic, और एसिडिक बनने में और ज्यादा टाइम लेता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर जब वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो वो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगला है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। ठीक है, NaOH और HCl के साथ मैंने दे दिया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो प्योर सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका है, ये देखेंगे, ये रिएक्शन मैंने दिया है। तो ये देखिए, ये मैंने दिया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेस के साथ फॉर्म करके सिंपली आप लिखेंगे। एक एग्जांपल दिया है, एक आप खुद से लिखना शुरू कर दीजिए। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को तो क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, और इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, नाइट्रेट, क्लोराइड और सल्फेट। मैग्नीशियम और कैल्शियम के नाइट्रेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट की वजह से होता है, और इसको हम वॉशिंग सोडा से रिमूव करते हैं। बेकिंग सोडा इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड में यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है, और दूसरा फायर
एक्सटिंग्विशर, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है बेकिंग सोडा। तो जब उसको हम फायर उसमें यूज करते हैं, तो जब फायर एक्सटिंग्विशर को हम ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और आग को ब्लैंकेट की तरह वो कवर करके और उसका कांटेक्ट जो है ऑक्सीजन से तोड़ देता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ने हटा दिया तो बर्निंग का इफेक्ट खत्म हो गया। तो इसीलिए जो है इसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज कर रही है। तो ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, ये भी खत्म हो गया, नोट्स भी मैं दिया। अब हम जो है अगले लेसन की तरफ मूव करेंगे और बायोलॉजी में उठाऊंगी, फिजिक्स का मैंने लाइट करा दिया, अब मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक उठाऊंगी, लाइफ प्रोसेसेस। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।